सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 की। इतिहास का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूं तो चर्चा करने वाले हैं हमारे इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस अध्याय में क्या कुछ खास है जो हमने देखा था। आपको जानकारी होगी कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर इस अध्याय पर विस्तार से समझाते हुए बनाया गया वीडियो उपलब्ध है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों और उत्तर को आप बहुत सरलता के साथ समझ जाएंगे। आपको याद है, इस अध्याय की शुरुआत तुषार की कहानी से होती है। तुषार रेल यात्रा करता है ना, रिश्तेदार की शादी में जाता है दिल्ली से चेन्नई, है ना। उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ही मग्न हो जाता है। तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी, और वो देखता है कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं, है ना। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ ही दशक बाद आई। अब तुषार सोचने लगता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी, है ना। हमने दोस्तों इस अध्याय में आरंभिक मानव के ऊपर चर्चा करी थी कि वो आखिर एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमा करते थे। उनके भोजन के लिए, शिकार के लिए। आप जानते हैं कि लोग उस समय आखेट यानी शिकार पर निर्भर होते, है ना। खाद्य संग्राहक थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर खाद्य को, भोजन को एकत्रित किया करते थे, है ना। इसके कुछ कारण हमने इस अध्याय में देखे थे। अब आप कहेंगे कि वीडियो तो अभ्यास पर आधारित है, फिर मैं अध्याय की चर्चा भला क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, इस चर्चा से हमें इन प्रश्नों और उत्तर को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय में ये देखा था कि आखेट यानी शिकार और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, और इसके हमने कुछ कारण भी देखे थे, है ना। लगभग 4 कारण देखे थे। जल्दी जल्दी बात करें तो पहला कारण क्या था कि एक ही जगह जगह पर अगर वो ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर के समाप्त कर देते। इसीलिए तो भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, है ना। दूसरा कारण हमने ये देखा था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, है ना। यह तो संभावित कारण है। तीसरा कारण हमने ये देखा था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए भी लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे, है ना। और चौथा कारण हमने ये देखा था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना तो संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि दोस्तों, कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, इसलिए कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। और यही कारण था कि झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि आखिर मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आप जानते हैं ना कि वो पुरातत्वविद हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। उनको कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक उस समय किया करते थे। अब यहाँ पर एक बात की संभावना भी है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, है ना। इनमें से पत्थरों के औजार हैं जो आज भी बचे हुए हैं। आपको याद है ना, हमने इस अध्याय में पढ़ा था, है ना। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर मेरी बात से सहमत होंगे, है ना।
दोस्तों, क्या आपको याद है हमने इस अध्याय में भीम बैठका के बारे में भी पढ़ा था। ये पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है ना। हमने कुछ चित्रों को भी देखा था, गुफाओं के चित्र को भी देखा था। क्या आपको याद है हमने पुरास्थल के बारे में चर्चा की थी। पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हमने इसके बाद के कई अध्यायों में भी पढ़ा था, है ना दोस्तों। फिर हमने नाम और तिथियों का जिक्र किया था। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, है ना। हमने बड़े बड़े नामों के बारे में जाना था जो पुरातत्वविदों ने काल के विषय में रखे हैं, ठीक है ना। आरंभिक काल को वे कहते थे पुरा पाषाण काल, है ना। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम दोस्तों पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल या फिर युग। दोस्तों, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीज़ोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है और इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी जानकारी से आप सहमत भी हैं और संतुष्ट भी होंगे, है ना। कि आपको याद है हमने बसने की प्रक्रिया के विषय में भी पढ़ा था, है ना। कैसे लोगों ने एक जगह पर ठहरना शुरू किया, कृषि की शुरुआत हुई, है ना। ये सब हमने देखा था। एक नवीन जीवन शैली को किस तरह से वो अपनाते थे, इन सब के विषय में भी हमने इस अध्याय में देखा था। स्थायी जीवन की ओर वो किस तरह से लौटे, है ना। इन सब के बारे में हमने जाना। गर्तावास के विषय में हमने पढ़ा था। नवपाषाण युग में कैसे उपकरण मिले थे उसके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आपको याद है हमने मेहरगढ़ का एक चित्र देखा था, है ना। उसके घर किस तरह से दिखते थे वह उस चित्र में हमें दिखाया गया था। और अध्याय के अंत में हमने बात की थी फ्रांस की। फ्रांस में एक गुफा थी जिसमें एक चित्रकारी की गई थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। उस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। क्या आपको याद है? उस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, है ना। उनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। दोस्तों, ये एक छोटी सी चर्चा थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? अब देखते हैं उत्तर किस तरह से दिया गया है। उत्तर में आप देख सकते हैं 4 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 14 पर दिया गया यह चित्र है। मैं इसमें रंग भरना पसंद करूँगा। मेरे मामा मुझे जंगल में आखेट की कहानियाँ सुनाएंगे जो जंगल में मिलने वाले जीवों पर आधारित रोमांचित घटनाओं पर आधारित होगी, है ना। चलिए अब आओ याद करें इस शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ते हैं।
इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। चलिए अभी कर देते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ उन्हें वर्षा, धूप, तेज हवाओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती थी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, है ना। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। घास वाले मैदान का विकास खालिस्तान साल पहले हुआ। मैंने ये भी आपको बताया था कि घास वाले मैदानों का विकास लगभग 12,000 साल पहले हुआ। ठीक है, चलिए, ये तो प्रश्न 1 था, बहुत ही सरल था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के ऊपर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। खेती करने वाले लोग जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक के रहना पड़ता था। अब पौधों को यूं ही छोड़कर तो नहीं जा सकते थे, उन्हें कोई जानवर खा सकता था, उनका नुकसान हो सकता था, और आप जानते हैं कि खेती में लंबा इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो इसीलिए जब वो खेती करने लगे तो उन पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक के रुकना पड़ता था, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 2 और उसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, यानी आखेटक थे, और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। मेहरगढ़ में दोस्तों विभिन्न जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो शिकारी थे। इन जंगली जानवरों की हड्डियों के साथ साथ वहाँ भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है, जो ये बताता है कि वे पशुपालक भी थे, क्योंकि ये सब तो पालतू पशु हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 और इसका उत्तर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, सरलता के साथ। और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि हम एक सटीक उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जो आओ चर्चा करें इस शीर्षक के अंतर्गत है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 4 है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या कि भिन्नताएं हैं? चलिए उत्तर से समझते हैं। उत्तर में हमें बताया है सबसे पहले, आखेटक खाद्य संग्राहक निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। अब क्रम से देखते हैं। सबसे पहला, जानवरों का शिकार करने के लिए, है ना। जानवरों का शिकार करने के लिए अक्सर उन्हें एक से दूसरे स्थान पर जाना होता होगा। दूसरा, आसपास के पौधों में फलों के समाप्त होने पर नए पौधों की तलाश के लिए, है ना। फल समाप्त हो जाते होंगे तो उन्हें दूसरे पौधों की तरफ जाना होता होगा, जिससे उन्हें फल प्राप्त हो सके। तीसरा, विभिन्न प्रकार के पौधों में फल विभिन्न मौसम में आते हैं, इसीलिए वे मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तित करते थे। भाई एक मौसम में तो एक जगह पर गुजारा हो गया, लेकिन अब दूसरे मौसम में तो उस जगह जाना होगा जहां उस मौसम के अनुरूप फल उगते हों, है ना। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है पानी की तलाश में, अक्सर जल की तलाश में भी उन्हें एक से दूसरी जगहों पर जाना भटकना पड़ता होगा, है ना। और पांचवा कारण है सुरक्षित आवास की तलाश में, जहां उन्हें अपनी जान का खतरा ना हो, जीव जंतुओं से वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, और मौसम से भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के दूसरे हिस्से की। हमारी यात्राएं उनसे पूरी तरह से लगभग भिन्न हैं। हम निम्नलिखित कारणों से यात्रा करते हैं। पहला, नौकरी के विभिन्न कारणों से, है ना। हमें नौकरी चाहिए होती है, इसीलिए हम एक से दूसरी जगह जाते हैं अक्सर। दूसरा, व्यवसाय के कारणों से, व्यवसाय के चक्कर में भी एक से दूसरे स्थान पर हमें कई बार जाना पड़ता है।
तीसरा, विद्यालय तथा दफ्तरों में जाने के लिए, ऑफिस जाना है या विद्यालय जाना है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और वहां पर हाई स्कूल ना हो, तब आपको दूसरी जगह जाना होगा जहां पर वो स्कूल उपलब्ध हो, है ना। ठीक है। चौथा कारण है विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर घूमने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर यात्रा करते हुए गए होंगे कई बार दर्शनीय स्थलों पर, है ना। ये वही कारण है। और पांचवा और अंतिम कारण है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अक्सर हम छुट्टियों में जाया करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्रमांक 4 का, और प्रश्न क्रमांक 4 भी। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनसे किसी चीज़ के लिए करोगे इनमें से? चलिए देखते हैं। उत्तर, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग प्रकाश के लिए, रात के समय जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए तथा कच्चे फल, सब्जियों और मांस को पकाने के लिए किया करते थे। अब दोस्तों, इसमें एक कारण है कि फल और सब्जियों और मांस को पकाने के लिए हम आग का प्रयोग आज भी कर सकते हैं या करते हैं, है ना। कितनी सरलता से यह उत्तर समझ में आ गया, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? कृषकों, पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर हमें इसमें बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, कृषकों, पशुपालकों तथा आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन में 3 अंतर। सबसे पहला, कृषक पशुपालक एक स्थान पर बहुत समय तक रहते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक बहुत कम समय के लिए एक स्थान पर निवास करते थे। ठीक है ना। दूसरा, कृषक पशुपालक जीवन यापन के लिए खेती किया करते थे तथा पशुओं को पालते थे, और वहीं पर आखेटक खाद्य संग्राहक मौसम के अनुकूल मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों और शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे कारण पर। कृषक पशुपालक अपने रहने के लिए झोपड़ियां बनाते थे, और वहीं आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। ये प्रश्न क्रमांक 6 और उसका उत्तर था, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर है आओ करके देखें शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7। चलिए इसे समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची यानी लिस्ट की अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? चलिए उत्तर को समझते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित कार्य जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। पहला, कार, साइकिल, स्कूटर आदि चलाना। ठीक है। दूसरा, व्यवसाय करना या दफ्तरों में काम करना। तीसरा, विद्यालयों में एक शिक्षक की तरह कार्य करना, है ना। निम्नलिखित कार्य जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। पहला, छोटे बच्चों की देखभाल करना, और दूसरा, घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, सफाई करना आदि, है ना। ठीक है। अब निम्नलिखित कार्य जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं, जैसे पहला, अधिकतर बड़ी गाड़ियाँ जैसे बस, ट्रक, ट्रेन आदि चलाना, और दूसरा, घरों की पुताई करना और लकड़ी के सामान बनाने का कार्य करना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 7 और इसका उत्तर बड़ी सरलता से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को बताओ। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। हमारे घरों में खाने में विभिन्न प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल होता है, जैसे चावल, गेहूँ, चना और विभिन्न प्रकार की दालें, तेल, घी, मसाले इत्यादि। हम इन अनाजों को नहीं उगाते,
लेकिन बाज़ार से खरीद सकते हैं। अनाज किसान से मंडी में पहुंचता है और वहां से खुदरा व्यापारी के पास और उसके बाद उपभोक्ता के पास पहुंचता है। ये इस प्रश्न का उत्तर था। हम इस प्रकार से दे सकते थे, है ना, जो आपके सामने है। आप चाहें तो इसकी तालिका भी बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपको वो जानकारी से भी रूबरू करा दूं जो हमने इस अध्याय के अंत में पढ़ी थी। दोस्तों, आपके पास यदि एटलस है तो आप उसमें फ्रांस को ज़रूर ढूंढिएगा। एक चित्र हमें दिखाया गया था जिसकी खोज लगभग 100 साल पहले की गई थी 4 स्कूली छात्रों ने, है ना। उनमें जिस रंगों का उपयोग किया गया था उन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। अब ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता सॉरी अब यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा, है ना। दोस्तों, तुर्की, इसका नाम आपने सुना है। आप इसे भी अपने एटलस में ढूंढ सकते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। ये प्रश्न और उत्तर आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। हम अभ्यास पर बनाया गया वीडियो इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद मात्र एक बार के रिवीजन से आपको प्रश्न और उत्तर कंठस्थ हो जाएं, समझ में आ जाए और आप परीक्षा में इन उत्तरों को लिख पाएं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे एक छोटी सी अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसकी लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस वीडियो को। बाकी फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होने वाली है अगली जानकारी के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।